Hello and welcome to SPMIS Academy. Today we'll analyze important newspaper articles of 25th July 2024. Please note you can download the PDF version of today's newspaper analysis by clicking the link given in the comment section. This is the list of the topics that we will be covering from today's newspaper. The first article is about mitigation versus adaptation against climate change. This topic is important from our syllabus GS Paper 3 Environment point of view. तो सबसे पहले करंट कॉन्टेक्स्ट देखते हैं। देखिए, इकोनॉमिक सर्वे जो अभी हाल फिलहाल में प्रेजेंट किया गया है, इसमें 2 चैप्टर्स डिवोट किए गए हैं ऑन क्लाइमेट चेंज रिलेटेड इश्यूज। इसमें चैप्टर 13 स्पेसिफिकली टॉक्स अबाउट डिफरेंट इनिशिएटिव्स दैट आर बीइंग टेकन अक्रॉस द ग्लोब इन ऑर्डर टू डील विद क्लाइमेट चेंज। ये चैप्टर कहता है कि जो भी ग्लोबल क्लाइमेट एक्शन रेजिम्स अभी लिए जा रहे हैं उनमें फ्लॉज हैं, कमियां हैं, और उससे क्लाइमेट चेंज को हम उससे डील कर पाएं या ना कर पाएं वो तो देखना होगा, बट उस कारण से समाज के अंदर और देशों के बीच में इनइक्विटी यानी कि अनफेयर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेस, अनजस्ट अरेंजमेंट, ये जरूर होगा। तो दुनिया भर के अलग अलग जगहों पे गरीबी जरूर बढ़ेगी, सरल भाषा में कहें तो ऐसा इकोनॉमिक सर्वे कहता है। हम लोग क्लाइमेट चेंज से कितना इफेक्टिव तरीके से डील कर पाएंगे वो देखना होगा, बट इनइक्विटी अक्रॉस द वर्ल्ड विल इंक्रीज बिकॉज ऑफ द अप्रोच दैट वी आर टेकिंग सो फार। और सर्वे फिर सजेस्ट करता है कि रादर देन टेकिंग सच अ रिजिड अप्रोच, हम लोगों को लाइफस्टाइल चेंजेस, बिहेवियरल चेंजेस पे फोकस करना चाहिए इन ऑर्डर टू डील विद क्लाइमेट चेंज। इसी डायरेक्शन में एक इम्पॉर्टेंट इनिशिएटिव भारत सरकार ने स्टार्ट किया है जिसका नाम है मिशन लाइफ, जिसकी चर्चा इकोनॉमिक सर्वे भी करता है, जहां पे लक्ष्य है कि लोगों के अंदर एनवायरनमेंट फ्रेंडली अप्रोच, उनका एक मास मूवमेंट में इस एनवायरनमेंट फ्रेंडली अप्रोच को डेवलप किया जाए। यानी कि नेचुरल तरीके से हम लोग ऐसे एक्टिविटीज करें डे टू डे लाइफ में जिससे एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन हो। यानी कि सरल भाषा में कहें तो पॉलीथीन बैग की जगह पे पेपर का बैग इस्तेमाल करें, छोटे मोटे आसपास में जगहों पे जाने के लिए साइकिलिंग करें, इससे हेल्थ भी बेहतर होगा, ग्रीन हाउस गैस एमिशंस भी कम होंगे। तो रादर देन डीलिंग विथ अ वेरी कंक्रीट अप्रोच, हम लोगों को लाइफस्टाइल चेंजेस पे फोकस करना चाहिए। और मिशन लाइफ जो भारत सरकार ने स्टार्ट किया है, ये इसी डायरेक्शन में एक कंक्रीट स्टेप है। इस तरीके का अप्रोच वर्ल्ड वाइड लेना चाहिए। ये चैप्टर कहता है कि द इंटरनेशनल फ्रेमवर्क फॉर फाइटिंग क्लाइमेट चेंज हैज बीन इनइफेक्टिव सो फार। ये साफ साफ दिख रहा है, और दुनिया भर के तमाम देश जिन्होंने अपने लिए जो टारगेट्स एस्टैब्लिश किए हैं अंडर पेरिस क्लाइमेट डील, जिसको कहा जाता है इंटेंडेड नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन, ज्यादातर देश इन टारगेट्स को मीट करने के सही ट्रैजेक्टरी पे हैं नहीं। इनफैक्ट ये आर्टिकल तो ये भी लिखता है कि नन ऑफ द टारगेट्स सेट बाय द वर्ल्ड कंट्रीज आर बीइंग इफेक्टिवली मेट। तो एक बार फिर से जरा देखते हैं 4 कोर आइडियाज। ये तो मोटी मोटी बातें मैंने आपको बताई ऊपर ऊपर से कि इकोनॉमिक सर्वे का चैप्टर 13 कहता क्या है, कि जो भी स्ट्रैटेजीज वर्ल्ड वाइड अडॉप्ट किए जा रहे हैं उसमें कमियां हैं। बट अब ऑब्जेक्टिव कंक्रीट पॉइंट्स देखते हैं जो बताया गया है इकोनॉमिक सर्वे द्वारा ऑन फाइटिंग क्लाइमेट चेंज। तो कोर आइडियाज प्रेजेंटेड बाय इकोनॉमिक सर्वे ऑन फाइटिंग क्लाइमेट चेंज। सबसे पहली बात यह कहता है कि क्लाइमेट चेंज से डील करने के लिए जो स्ट्रैटेजी अभी हम लोग अडॉप्ट कर रहे हैं, इट इज अनवायबल ऑप्शन फॉर डेवलपिंग कंट्रीज। हमने टारगेट रख दिया कि 1.5 डिग्री सेल्सियस या मैक्सिमम 2 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर राइज होना चाहिए बाय द ईयर 2100 विथ रेस्पेक्ट टू 1870, जिसको हम लोग प्री इंडस्ट्रियल एरा भी कहते हैं। सबसे पहले तो सर्वे कहता है कि ये जो टारगेट है इसको लेकर के हम लोग इतना ज्यादा ऑब्सेस्ड हो गए हैं कि उसको पूरा करने के लिए वी आर ट्राइंग सो मेनी थिंग्स। पहली बात कि इसको पूरा कर पाना काफी कठिन है, कंसीडरिंग कि जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं उनके डेवलपमेंट या इकोनॉमिक इम्प्लीकेशंस इसके काफी सारे होंगे। अगर हमें ये टारगेट को स्टिक करना है, इसको पूरा करना है, तो डेवलपमेंट के कई सारी एक्टिविटीज को कर्व डाउन करना होगा, इंडस्ट्रियल ग्रोथ को कर्व डाउन करना होगा। और इसी कारण से एक्सेसिव प्री ऑक्यूपेशन टू अटेन दिस टारगेट कैन पुट अ काइंड ऑफ pressure on developing countries which is impossible for them to attain.
making this option unviable. It is forcing these countries. इकोनॉमिक सर्वे इनडायरेक्टली भारत का भी जिक्र कर रहा है, डेवलपिंग कंट्री तो हम भी हैं। ये कहता है कि इट इज फोर्सिंग कंट्रीज लाइक अस टू मेक चॉइसेस फॉर विच वी आर नॉट रेडी। फिर दूसरा पॉइंट ये कहता है कि ये जो 1.5 डिग्री सेल्सियस या 2 डिग्री सेल्सियस वाला जो टारगेट है, इसके पीछे कोई साइंटिफिक कारण नहीं है। इट्स आर्बिट्ररी नंबर। ऐसा नहीं है कि 1.5 डिग्री सेल्सियस या 2 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा जैसे ही टेम्परेचर एवरेज बढ़ता है तो अलग तरीके के कुछ कैटेस्ट्रॉफिक इम्पैक्ट होंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। देयर आर नो क्लाइमेट इम्पैक्ट दैट विल ट्रिगर ओनली आफ्टर दिस लिमिट इज क्रॉस्ड। तो इसके पीछे कोई बहुत साइंटिफिक क्राइटेरिया है नहीं। दिस इज नॉट अ नेचुरल थ्रेशोल्ड। और अगर हम इन टारगेट्स को अचीव करने के लिए बहुत कोशिश करेंगे, अल्टीमेटली डेवलपिंग कंट्रीज अपने डेवलपमेंटल प्रायोरिटीज से कॉम्प्रोमाइज कर बैठेंगे और दुनिया भर में इनइक्वालिटी और बढ़ेगी। और उसी कॉन्टेक्स्ट में तीसरा पॉइंट है कि इक्विटेबल सोसाइटी विल बिकम डिफिकल्ट टू अटेन। ये कहता है इकोनॉमिक सर्वे कि इट इज पॉसिबल टू इमेजिन अ वार्मर वर्ल्ड that was more equitable and resilient than a world in which 1.5 degree Celsius threshold is met, but at the cost of increasing inequality. तो सरल भाषा में इकोनॉमिक सर्वे कहता है कि अगर 1.5 डिग्री सेल्सियस का जो लिमिट है वो ब्रीच होता है तब भी वो बेहतर है अगर दुनिया भर में गरीबी कम होती है और इनइक्वालिटी कम होती है, आज कंपेयर टू कि 1.5 डिग्री सेल्सियस का टारगेट तो हम मीट कर पाए लेकिन दुनिया भर में गरीबी और बढ़ गई और इनइक्वालिटी और बढ़ गई। तो क्लाइमेट चेंज प्रायोरिटी होनी चाहिए उसको रोकने का, उसको कम करने का, बट उस प्रोसेस में हमें अपने डेवलपमेंटल प्रायोरिटीज को पूरी तरीके से नेग्लेक्ट नहीं कर देना चाहिए। इसी कॉन्टेक्स्ट में हमारी प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी का एक कोट काफी रिलेवेंट हो जाता है। जब पहली बार एक मेजर ग्लोबल कॉन्फ्रेंस बुलाया गया था एनवायरनमेंट से रिलेटेड, वो था 1972 में स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस। वहां पे भारत को रिप्रेजेंट कर रहे थे हमारे प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी। उन्होंने कहा था उस कॉन्फ्रेंस में कि वी डू नॉट विश टू इम्पोवरिश द एनवायरनमेंट एनी फर्दर एंड येट वी कैन नॉट फॉर अ मोमेंट फॉरगेट द ग्रीन पॉवर्टी ऑफ लार्ज नंबर ऑफ पीपल। एंड देन शी सेड a very important statement, are not poverty and need the greatest polluters? तो इंदिरा गांधी का कहना है कि गरीबी भी तो अपने आप में एक पॉल्यूशन है, उसको भी तो डील करना है। हम क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल वार्मिंग से इतना प्रीऑक्यूपाइड हो गए कि हम इकोनॉमिक डेवलपमेंट के ऊपर कॉम्प्रोमाइज करने लगेंगे, तो दैट विल नॉट बी अ वाइज थिंग टू डू, इंटेलिजेंट थिंग टू डू। तो मोर और लेस ऐसी बातें इंदिरा गांधी जी ने काफी पहले कही थी। फिर चौथा पॉइंट ये आर्टिकल कहता है, इकोनॉमिक सर्वे का चैप्टर 13 कहता है कि द फोकस शुड बी ऑन एडेप्टेशन अपार्ट फ्रॉम मिटिगेशन। हमें सिर्फ और सिर्फ मिटिगेशन नहीं बट एडेप्टेशन पे भी फोकस करना चाहिए, और यही एडेप्टेशन एंड मिटिगेशन इस आर्टिकल का कोर आइडिया है। तो देखते हैं क्या है। तो इकोनॉमिक सर्वे 4 पॉइंट्स हाईलाइट करता है विथ रिस्पेक्ट टू फाइटिंग क्लाइमेट चेंज। उसमें से आखिरी पॉइंट ये कहता है कि हमें मिटिगेशन के अलावा अडेप्टेशन पे भी फोकस करना चाहिए। ये दोनों अप्रोच, मिटिगेशन एंड अडेप्टेशन जो है, दीज आर 2 प्रिंसिपल या मेन अप्रोच टू डील विथ क्लाइमेट चेंज एंड रिलेटेड इम्पैक्ट। तो मिटिगेशन क्या कहता है? मिटिगेशन फोकसेस ऑन रिड्यूसिंग ग्रीन हाउस गैस इमिशन, ताकि ग्लोबल वार्मिंग हो ही नहीं। यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज जो इंटरनेशनल कन्वेंशन है 1992 वाला, उसमें मेनली फोकस ग्रीन हाउस गैस इमिशन को कट डाउन करने पे है। इसीलिए आप कह सकते हैं कि ये इंटरनेशनल कन्वेंशन मेनली फोकस इज एट मिटिगेशन। लेकिन एक दूसरा अप्रोच भी हो सकता है कि ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, होने दीजिए, टेम्परेचर राइज हो रहा है, होने दीजिए, हम अपने बिहेवियर को इस तरीके से बदलें, अपना लाइफस्टाइल इस तरीके से बदलें कि उस वार्मिंग का बहुत ज़्यादा असर हमारे जीवन पे ना पड़े। लेट अस अडेप्ट। फॉर एग्जाम्पल, हम मिलेट का प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन बढ़ा दें, तो अगर बारिश थोड़ी कम या ज़्यादा भी होती है तब भी मिलेट के प्रोडक्टिविटी पे बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता एज कंपेयर टू राइस एंड व्हीट। तो मिलेट प्रोडक्शन इन प्लेस ऑफ राइस एंड व्हीट कैन बी कंसिडर्ड एज ए क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर विच इज अ वे टू डील विथ क्लाइमेट चेंज। तो क्लाइमेट चेंज तो हो ही रहा है,
कम या ज्यादा पेस से, उसके साथ हमें जीने की जो कला सीखनी है, उसी को कहा जाता है अडेप्टेशन। तो अडेप्टेशन पे भी फोकस करना चाहिए। ये आर्टिकल चैप्टर 13 ऑफ इकोनॉमिक सर्वे कहता है कि रादर देन फोकसिंग जस्ट ऑन मिटिगेशन की ग्रीन हाउस गैसेस के इमिशन को कट डाउन करना है, वी शुड फोकस ऑन अडेप्टेशन ऑल्सो। मिटिगेशन के कई सारे अप्रोच हैं, इमिशन रिडक्शन करना, रिन्यूएबल एनर्जी का इस्तेमाल करना, ताकि हमें फॉसिल बेस्ड फ्यूल का इस्तेमाल ना करना पड़े, जिससे ग्रीन हाउस गैस इमिशन कम हो। एनर्जी इफिशियंसी को प्रमोट करना, ताकि कम से कम पावर कंजम्पशन हो, जिससे हमें कोल कम बर्न करना पड़े फॉर द सेम पावर यूटिलिटी, और जिससे फिर ग्रीन हाउस गैस इमिशन कम हो। तो मिटिगेशन मतलब फोकस है ग्रीन हाउस गैस इमिशन को होने से रोकने से, या ग्लोबल वार्मिंग होने से रोकने से। अडेप्टेशन है कि ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग या ग्रीन हाउस गैसेस इमिशन तो हो ही रहे हैं, अब उसके साथ हमें जीना सीखना होगा। तो क्लाइमेट रिजिलियंट इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया, डिजास्टर मैनेजमेंट के तरीके कि फ्लड से बचने के लिए तो हमने असम में क्या करना शुरू किया, एम्बैंकमेंट करना शुरू किया, उससे शॉर्ट टर्म में तो सॉल्यूशन मिला, ड्रेजिंग करना शुरू कर दिया रिवर बेड का। तो ये सब हो जाएगा अडेप्टेशन के तरीके। अडेप्टेशन के ऊपर यूपीएससी ने प्रीलिम्स में साल 2017 में ये प्रश्न पूछा था। प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। ये सवाल एक्चुअली मिटिगेशन पे था, तो अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। द नेक्स्ट आर्टिकल इज अबाउट सुप्रीम कोर्ट ऑन जेनेटिकली मॉडिफाइड मस्टर्ड। This topic is important from our syllabus GS paper 3 environment point of view, also important from our syllabus GS paper 3 science and technology point of view। क्या होते हैं जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स, पहले ये समझते हैं। ऐसे क्रॉप्स, ऐसे प्लांट्स जिनके डीएनए को ऑल्टर कर दिया जाता है थ्रू जेनेटिक इंजीनियरिंग, मतलब उन क्रॉप्स में किसी दूसरे स्पीसीज माइक्रो ऑर्गेनिज्म के डीएनए को भी मर्ज कर दिया जाता है थ्रू जेनेटिक इंजीनियरिंग सॉल्यूशंस। तो उसके कारण जो रिजल्टेंट क्रॉप्स बनते हैं, ओरिजिनल जो नेचुरल क्रॉप थे ही, उसमें किसी दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिज्म के जीन्स को या डीएनए को ऐड कर दिया गया, उससे जो रिजल्टेंट क्रॉप बनेगा उसको कहा जाएगा जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप। जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स के कई सारे फायदे देखने को मिलते हैं। दे जनरली बिकम डेवलप रेजिस्टेंस टू पेस्ट, डिजीजेज या एनवायरमेंटल कंडीशंस, मतलब जल्दी उन पे फिर पेस्ट्स अटैक नहीं कर पाते। उनका न्यूट्रिशनल कंटेंट भी बढ़ जाता है, ईल्ड भी, यानी कि ओवरऑल प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी भी बढ़ जाता है जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स का। लेकिन उनसे रिलेटेड कुछ कंसर्न्स भी हैं जो पूरी तरह से भी स्टैब्लिश नहीं हुए हैं, लेकिन आप कह सकते हैं कि देयर आर सम जेन्युइन डाउट्स एसोसिएटेड विद जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स, कि लॉन्ग रन में इनका हेल्थ पे नेगेटिव इंपैक्ट हो सकता है ऑन ह्यूमंस। इकोनॉमिक इश्यूज तो हैं ही जो सामने आ रहे हैं। जो जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स के जो सीड्स होते हैं, वो नॉर्मली बड़ी बड़ी कंपनियां, सीड रिलेटेड कंपनियां जैसे मॉन्सेंटो एंड ऑल, ये सप्लाई करते हैं, क्योंकि जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स के जो सीड हैं वो तो नेचुरली मिलेंगे नहीं। अब ये कंपनियां जो हैं ये सीड प्रोडक्ट को पेटेंट करा लेती हैं, सीड टेक्नोलॉजी को पेटेंट करा लेती हैं और फिर महंगे दामों पे बेचती हैं, जिससे आम फार्मर उसको अफोर्ड नहीं कर पाता है। तो जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स के सीड्स को बड़ी बड़ी सीड मेकिंग कंपनी पेटेंट करा रही है और महंगे दामों पे बेच रही है। दैट इज एन इकोनॉमिक कंसर्न एसोसिएटेड विद जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स। फिर इन्वायरमेंटल इंपैक्ट के भी कंसर्न से हैं। ऐसा माना जाता है कि जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स कुड डैमेज बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी क्या होता है? फिनोमिना वेयर डाइवर्स, यानी कि डिफरेंट सेट ऑफ फ्लोराज एंड फौनास आर फाउंड इन एन इकोसिस्टम। ऐसे इकोसिस्टम को कहा जाता है कि इसमें बायोडाइवर्सिटी है। बायो मतलब लाइफ एंड डाइवर्सिटी मतलब वैरायटी। तो बायोडाइवर्सिटी यानी कि अलग अलग तरीके के फ्लोरास फौनास का इकोसिस्टम में होना, उसको कहा जाता है बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी को डैमेज कर सकता है जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप, ऐसा कुछ एक्सपर्ट्स का मानना है। किस ग्राउंड पे एक्सपर्ट्स आर्ग्यू करते हैं कि जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स कैन इम्पैक्ट बायोडाइवर्सिटी, वो भी देखते हैं। मान लीजिए कि एक फार्मर है जिसने जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स उगाना शुरू कर दिया। अब जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स, जैसा कि हमने पहले भी देखा, नॉर्मली दे डेवलप रेजिस्टेंस टू पेस्ट्स इनको जल्दी बर्बाद नहीं कर पाते। तो ये पेस्ट है, ये अब जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप को बर्बाद नहीं कर पा रहा, खा नहीं पा रहा इनको। तो ज़्यादातर पेस्ट जो हैं, जो इस जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप को खा नहीं पा रहे हैं, तो वो पेस्ट मर जाएंगे ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। मोस्ट ऑफ देम विल डाई बट सम ऑफ देम विल सर्वाइव।
the concept of survival of the fittest will apply here also. Some of them who are stronger as compared to the other pests, उसी पेस्ट के अंदर, they will survive. और थोड़ा बहुत इस जीएम जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप को हल्का फुल्का डैमेज कर पाएंगे और उसको खा करके वो जिंदा रहेंगे. ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम दोज सुपीरियर या स्ट्रॉन्गर पेस्ट्स विल सर्वाइव ओनली. They will reproduce, their number will increase. So now all the pests who have survived will be evolved one, stronger one. With time, they will be able to damage natural crops. जो genetically modified crops ने उनको तो पूरी तरह से वो डैमेज कर देंगे, क्योंकि ये क्रॉप्स तो बेचारे इससे जेनेटिकली मॉडिफाइड है नहीं, बट ये पेस्ट्स अब इवॉल्व हो चुके हैं. Because they were trying to eat genetically modified crop, earlier they were not able to damage it. So over a period of time, survival of the fittest का concept लगा, stronger pests evolved and now they will damage natural crops. तो अब इस तरीके के इकोसिस्टम में सिर्फ और सिर्फ जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स होंगे, नेचुरल क्रॉप्स तो होंगे नहीं, क्योंकि उनको तो पेस्ट बड़ी आसानी से डिस्ट्रॉय कर दे रहा है. Over a period of time, such pests will further evolve and they will be able to damage the genetically modified crops also. तो नेचुरल क्रॉप्स होगा नहीं, सिर्फ जीएम क्रॉप्स होंगे, तो बायोडाइवर्सिटी तो खत्म हुई. बायोडाइवर्सिटी का मतलब ही होता है डाइवर्सिटी, वैरायटी. तो उस इकोसिस्टम में नेचुरल क्रॉप्स की वैरायटी तो मिलेगी नहीं, सिर्फ जीएम क्रॉप्स मिलेंगे और वो भी धीरे धीरे डैमेज होंगे बिकॉज ऑफ सच पेस्ट्स. आपको मैं अगले स्लाइड पे बताऊंगा कि कैसे कॉटन का जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप हमने इस्तेमाल करना शुरू किया, और जिस कारण से स्टार्टिंग में कॉटन का जो जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप होता है उसको कहते हैं हम लोग बीटी कॉटन, बैक्सिलस थेरेंजेनेसिस कॉटन. देख ही लेते हैं अगले पेज पे, यहाँ देख ही लीजिए. कॉटन अकेला अभी ऐसा क्रॉप है जिसका जेनेटिकली मॉडिफाइड वर्जन कॉमर्शियली अप्लाई किया जा सकता है. तो नॉर्मल कॉटन के क्रॉप्स में हमने बीटी, बैक्सिलस थेरेंजेनेसिस नाम के बैक्टीरिया के जीन्स ऐड कर दिए और हमने बना दिया बीटी कॉटन. बीटी कॉटन की खासियत क्या है कि ये पिंक बॉलवर्म, जो कॉटन के ऊपर लगने वाले कीड़े हैं, उनसे ये प्रोटेक्टेड रहता है. ये पिंक बॉलवर्म इस बीटी कॉटन को डिस्ट्रॉय नहीं कर पाते जितनी आसानी से वो इस नॉर्मल कॉटन को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं. अब हुआ क्या कि स्टार्टिंग में जब हमने बीटी कॉटन इंट्रोड्यूस किया तो कॉटन की प्रोडक्शन बढ़ गई, क्योंकि कॉटन वेस्टेज कम हो रहा था, पिंक बॉलवर्म्स कॉटन को डिस्ट्रॉय नहीं कर पा रहे थे. लेकिन नॉर्मल कॉटन्स धीरे धीरे खत्म हो गए और सिर्फ बीटी कॉटन डेवलप या ग्रो किए जाने लगे, क्योंकि नॉर्मल कॉटन्स को तो पिंक बॉलवर्म आराम से डिस्ट्रॉय कर देता था. जैसा कि मैंने आपको बताया यहाँ पे कि पिंक बॉलवर्म इवॉल्व हो गया था, बीटी कॉटन को तो डिस्ट्रॉय नहीं कर पा रहा था, लेकिन नॉर्मल कॉटन को आराम से डिस्ट्रॉय कर दे रहा था. इस कारण से धीरे धीरे नॉर्मल कॉटन्स तो खत्म ही हो गए. तो कॉटन को लेकर के बायोडाइवर्सिटी इज नाउ ओवर, ओनली बीटी कॉटन इज ग्रोन. नाउ नॉर्मल नेचुरल कॉटन इज नॉट ग्रोन. बट ठीक है, स्टार्टिंग में तो प्रोडक्टिविटी बढ़ी, ओवरऑल प्रोडक्शन बढ़ा बिकॉज ऑफ बीटी कॉटन. बट विथ टाइम दीज पेस्ट्स हैव बिकम रिजिलियंट एंड नाउ दे कैन अटैक इवन बीटी कॉटन. And that is why after peaking somewhere in 2014-15, now even BT cotton's production and productivity is declining because these pink bollworms have further evolved and now they can damage BT cotton also. So that is a concern. एक तो बायोडाइवर्सिटी हैम्पर करेगा, प्लस लॉन्ग रन में वो जो जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप है उसको भी डैमेज कर सकता है. इसी कारण से जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स के इस्तेमाल को लेकर के भारत में बड़े स्ट्रिक्ट रेगुलेशन है. जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स को का रेगुलेशन जो है इट इज डिसाइडेड एज पर एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1986. एक बॉडी बनाई गई, जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी, GEAC, विच फंक्शंस अंडर मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज. इसको तमाम पावर है विथ रिस्पेक्ट टू जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स एंड देयर यूजेस, कि उनका कैसे इस्तेमाल करना है. जैसे ये जो बीटी कॉटन हो गया, दैट कैन बी कंसिडर्ड एज ए जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म या जेनेटिकली मॉडिफाइड प्रोडक्ट. तो GEAC सारे फैसले लेती है, वो रिव्यू करती है, मॉनिटर करती है, इंपोर्ट, एक्सपोर्ट, ट्रांसपोर्टेशन, हर चीज विथ रिस्पेक्ट टू जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप, उसके फैसले GEAC विच कम्स अंडर मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज वो लेती है. तो जो जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड्स हैं उनका कॉमर्शियल प्रोडक्शन तभी हो सकता है जब उनको GEAC अप्रूवल दे, और उसके अलावा ऑफ कोर्स जब एक बार कॉमर्शियल प्रोडक्शन हो गया तो फिर मार्केट में उनका सेल तभी किया जा सकता है जब फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया परमिशन दे. लेकिन जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स उगाने के लिए कॉमर्शियली आपको GEAC से अप्रूवल लेना होगा, और मौजूदा टाइम में
कोई भी फूड क्रॉप अभी कॉमर्शियली नहीं उगाया जा रहा है। फूड क्रॉप विच इज जेनेटिकली मॉडिफाइड, उसको कॉमर्शियली नहीं उगाया जा रहा है। द ओनली क्रॉप विच हैज गॉट GAC अप्रूवल, genetically modified crop who has got GAC approval is cotton, that is BT cotton। अब रिसेंट डेवलपमेंट पे आ जाते हैं। पिछले साल जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमिटी ने जेनेटिकली मॉडिफाइड मस्टर्ड का फेज्ड मैनर में कॉमर्शियल एप्लीकेशन अलाउ किया कि धीरे धीरे आप इसका कॉमर्शियल कल्टीवेशन शुरू कर सकते हैं, फार्मर्स को अलाउ किया। अब इस फैसले के अगेंस्ट, GEAC के इस फैसले के अगेंस्ट सुप्रीम कोर्ट में एक पिटीशन डाल दिया गया बाय एन NGO जिसका नाम है जीन कैंपेन। उस पिटीशन में इस NGO ने कहा कि ये जो क्रॉप है GM मस्टर्ड, ये खाने पीने वाला क्रॉप, ये BT की तरह तो है, इट्स एन एडिबल वन। इसका बड़ा ध्यान से पहले रिसर्च होना चाहिए, इसके ऊपर स्टडी होनी चाहिए, और सारे जब बायोसेफ्टी प्रोटोकॉल्स पूरी तरह से गारंटेड हो जाए तभी इसको अलाउ किया जाना चाहिए। उसके पहले इसके ऊपर मोराटोरियम यानी कि बैन लगाया जाना चाहिए। ऐसा पिटीशन फाइल किया इस NGO जीन कैंपेन ने इन सुप्रीम कोर्ट कि जेनेटिकली मॉडिफाइड जो मस्टर्ड है इसके ऊपर और स्टडी होना बाकी है, और उसके पहले इसका कॉमर्शियल कल्टीवेशन नहीं अलाउ किया जाना चाहिए, जो GAC ने कर दिया था अलाउ पिछले साल। ये पिटीशन फाइल किया गया सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट में इस पे 2 जजेस बेंच बैठी फैसला लेने के लिए। अब न्यूज ये है कि वो 2 जजेस का जो बेंच है वो स्प्लिट वर्डिक्ट दे बैठा है, यानी कि एक जज कह रहे हैं कि नहीं नहीं, GM मस्टर्ड पे अभी के लिए बैन लगाया जाए और इस पे और स्टडी हो तब जाकर के इसको अप्रूव किया जाए, और एक जज कह रहे हैं कि नहीं नहीं, जितना स्टडी किया है काफी है, GAC ने कुछ सोच के ही अप्रूवल दिया होगा, GM मस्टर्ड का कॉमर्शियल कल्टीवेशन अलाउ किया जाए। तो देयर इज अ स्प्लिट वर्डिक्ट। लेकिन हाँ, दोनों जजेस ने ये जरूर सजेस्ट किया है कि देयर शुड बी एन ओवरऑल नेशनल पॉलिसी ऑन GM क्रॉप्स। अब ये स्प्लिट वर्डिक्ट के बाद होगा क्या? अब सुप्रीम कोर्ट एक लार्जर जजेस की बेंच बिठाएगी, या तो 3 जजेस की, नहीं तो 5 जजेस की, जो इस पे फैसला ले सकते हैं। GM मस्टर्ड की अगर बात की जाए तो इसका टेक्निकल नाम है DMH11, धारा मस्टर्ड हाइब्रिड 11। इसके अंदर जो नेचुरल मस्टर्ड है उसके जीन्स को मिक्स किया जाता है विद जीन्स ऑफ सॉइल बैक्टीरिया। ये जो GM मस्टर्ड इसको डेवलप किया है दिल्ली यूनिवर्सिटी के कुछ साइंटिस्ट्स ने। इस टॉपिक के बेसिस पे ये प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन हमने आपको दे रखा है। प्लीज अटेंड दिस क्वेश्चन एंड सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। द नेक्स्ट आर्टिकल इज अबाउट AI मिशन ऑफ इंडिया, जिसका नाम है इंडिया AI मिशन। दिस टॉपिक इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम आवर सिलेबस GS पेपर 3 साइंस एंड टेक्नोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू। तो करंट न्यूज ये है कि इसी साल मार्च महीने में भारत सरकार ने 10,372 10,372 करोड़ का एक प्रोजेक्ट अप्रूव किया था, which will be applied in next 5 years, implemented in next 5 years। इस प्रोजेक्ट का नाम है इंडिया AI मिशन। तो नाम से जैसा आपको समझ आ रहा है कि इसके अंतर्गत आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के फील्ड में इंडिया को डेवलप कराने की कोशिश की जाएगी। 10,372 करोड़ विल बी स्पेंट इन नेक्स्ट 5 ईयर अंडर इंडिया AI मिशन। अब न्यूज में दोबारा इसलिए आया, मार्च में अप्रूव कर दिया था कैबिनेट ने, न्यूज में इसलिए आया है क्योंकि इस इंडिया AI मिशन के लिए पहला बजटरी एलोकेशन कर दिया गया है इन द रिसेंटली पुट बजट बाय फाइनेंस मिनिस्टर इन फ्रंट ऑफ द पार्लियामेंट। तो पहला फंड रिलीज किया जाएगा अब, और इसकी मदद से IT मिनिस्ट्री जो है वो लगभग 500 GPU ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट अब खरीदेगी फॉरेन मार्केट से, जिनकी मदद से प्राइवेट सेक्टर्स को इनेबल किया जाएगा कि वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम्स को फर्दर डेवलप करें। तो इंडिया AI मिशन के अंतर्गत अब अगले 5 सालों में 10,000 करोड़ खर्च किए जाएंगे, जिससे इंडिया AI के फील्ड में फर्दर एडवांस्ड होगा। अगर इंडिया AI मिशन की बात की जाए तो इसके टोटल 7 फीचर्स हैं। इंडिया के अंदर AI कंप्यूटिंग कैपेसिटी को इन्हांस करना, इंडिया में AI इनोवेशन सेंटर डेवलप करना, AI डेटा सेट प्लेटफॉर्म डेवलप करना, AI एप्लीकेशन डेवलपमेंट इनिशिएटिव, स्किल्स डेवलप करना लोगों के, ताकि वो अलग अलग प्रोफेशनल्स के, ताकि वो AI का सही उपयोग कर पाए, स्टार्टअप्स को फंड देना विच आर एंगेज्ड इन AI फील्ड, एंड देन डेवलप ए ट्रस्टेड एंड सेफ AI विच विल हैव नो नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन सोसाइटी एंड इकोनॉमी। ये 7 मकसद हैं इंडिया AI मिशन के। नेक्स्ट इज अबाउट जेंडर बजटिंग। असम ट्रिब्यून में आर्टिकल आया, अच्छा सा आर्टिकल है।
जेंडर बजटिंग क्या होता है पहले वो समझाया गया है, और फिर इस बजट पे जो अभी हाल फिलहाल में रखा गया है इसमें जेंडर बजटिंग से रिलेटेड क्या क्या प्रोविजन है उसकी चर्चा की गई है। तो दिस आर्टिकल इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम आवर सिलेबस जीएस पेपर 3 इंडियन इकोनॉमी पॉइंट ऑफ व्यू। पहले समझते हैं जेंडर बजटिंग है क्या। तो देखिए, बजट बनाने के दौरान अगर कोई भी प्रोविजन इन बातों को ध्यान में रखते हुए लाया जा रहा है कि जिससे विमेन का एम्पावरमेंट हो, मेन स्ट्रीमिंग हो, जेंडर बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन कम हो, जेंडर डिस्पैरिटी कम हो, अगर इन बातों का ध्यान रखते हुए अगर कोई भी प्रोविजन लाया जा रहा है बजट के अंदर, तो फिर आप कहेंगे कि दोज प्रोविजंस आर पार्ट ऑफ जेंडर बजटिंग। तो जेंडर बजटिंग मतलब बजटरी एलोकेशन करते वक्त किसी भी पर्टिकुलर स्कीम के लिए, किसी भी पर्टिकुलर प्रोविजन के लिए ध्यान रखा जाए कि इस प्रोविजन से मेन और विमेन के बीच में पैरिटी आए। ये मकसद होता है जेंडर बजटिंग के पीछे। जेंडर बजटिंग का कॉन्सेप्ट शुड बी केप्ट इन माइंड व्हाइल फ्रेमिंग बजट। ऐसा प्रोविजन पहली बार शुरू किया ऑस्ट्रेलिया ने इन ईयर 1984। जेंडर बजटिंग के अंदर दो ही चीजें की जाती हैं मेनली। जो भी बजटरी एलोकेशन किया जाता है किसी भी फंड के लिए, एमजी नरेगा, अरुणोदय, मान लीजिए पीएम किसान, तो उससे विमेन के ऊपर क्या असर पड़ेगा वो देखा जाता है। कहीं विमेन के ऊपर निगेटिव असर तो नहीं पड़ जाएगा, और कैसे उस एलोकेशन को रिस्ट्रक्चर किया जाए कि विमेन के ऊपर उसका पॉजिटिव इंपैक्ट आए। फॉर एग्जांपल, सब्सिडी देना है एलपीजी सिलेंडर्स पे, इसके लिए बजटरी एलोकेशन कर रहे हैं, तो फिर क्यों ना ऐसा नियम बना दिया जाए कि जब सब्सिडी हम लोग डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के थ्रू दे रहे हैं ऑन एलपीजी सिलेंडर, तो वो जो पैसा हो वो फैमिली के वीमेन मेंबर के अकाउंट में जाए, ना कि मेल मेंबर के। तो वुमन के अकाउंट में जाएगा तो वुमन उसका सही इस्तेमाल करेगी, सिलेंडर खरीदने में इस्तेमाल करेगी, तो इससे वुमन एम्पावरमेंट होगा। तो जो भी बजटरी एलोकेशंस हो रहे हैं इट मस्ट बी एग्जामिन्ड फ्रॉम जेंडर लेंस। कोशिश करनी चाहिए कि उसमें जेंडर बेस्ड पैरिटी आए, अदरवाइज कुछ एडवांटेज ही दिया जाए विमेन को इन ऑर्डर टू एड्रेस द प्रॉब्लम ऑफ जेंडर बेस्ड डिस्पैरिटी। तो ये पहला स्टेप होता है जेंडर बजटिंग में। और दूसरा होता है कि विमेन रिलेटेड कुछ स्पेसिफिक अनाउंसमेंट्स कर देना कि विमेन के मार्जिनलाइजेशन को एड्रेस करने के लिए ये स्पेसिफिक स्कीम हम लेकर के आए, ये लाए। तो ये सब जब अनाउंसमेंट्स होते हैं तो ये भी पार्ट होता है जेंडर बजटिंग का। फॉर एग्जाम्पल, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम अनाउंस हुआ, सुकन्या समृद्धि योजना के लिए फंड एलोकेट किया, तो दैट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ जेंडर बजटिंग। भारत के अंदर जेंडर बजटिंग का कॉन्सेप्ट इस्तेमाल किया जाने लगा इन बजट प्रेजेंटेशन सिंस 2005 एंड 6। अभी जो मौजूदा टाइम में बजट रखा गया है साल 2024-25 के लिए, इसमें लगभग 3 लाख करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे ऑन विमेन रिलेटेड डेवलपमेंट स्कीम्स। For example, setting up of working women hostels in collaboration with industry. So these initiatives will be considered as part of gender budgeting. पहले के भी बजट में, हाल फिलहाल में पिछले 2-3 सालों में बजट में क्या क्या जेंडर बजटिंग रिलेटेड इनिशिएटिव्स लाए गए हैं वो देखे जाए तो कुछ की पॉइंट्स ऐसे हैं। लखपति दीदी स्कीम, जिसके अंतर्गत विमेन को इनकरेज किया जाएगा कि वो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को ज्वाइन करें और अपने लिए सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटीज निकालें, जिससे साल में वो कम से कम 1 लाख रुपए कमा पाए। दैट इज द गोल ऑफ लखपति दीदी स्कीम, जो पिछले साल बजट में अनाउंस किया गया। महिला उद्यम निधि स्कीम, जिसके अंतर्गत विमेन एंटरप्रेन्योर्स कैन अवेल लोन ऑफ ₹10 लाख एंड स्टार्ट देयर ओन स्मॉल स्केल बिजनेसेस। महिला शक्ति स्कीम, जिसके अंतर्गत जो एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स हैं, यानी कि 115 जो मोस्ट बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट्स हमारे देश के हैं आइडेंटिफाई किए गए अंडर एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम, उसके अंतर्गत रहने वाली विमेन के हेल्थ, न्यूट्रिशन, एम्प्लॉयमेंट एंड स्किल डेवलपमेंट पे फोकस किया जाएगा अंडर महिला शक्ति स्कीम। तो ये सब जो स्कीम्स हैं अनाउंस्ड ड्यूरिंग अर्लियर बजट्स प्रेजेंटेड इन प्रीवियस ईयर्स, ये सारे स्कीम्स भी कंसिडर किए जा सकते हैं एज एग्जाम्पल ऑफ जेंडर बजटिंग। जेंडर बजटिंग के ऊपर यूपीएससी ने साल 2016 में ये प्रश्न पूछा था मेंस में, जीएस पेपर 3 में। जितना मैंने समझाया उसके बेसिस पे आप ये आंसर अटेम्प्ट कर सकते हैं, जरूरत पड़े तो हिंट्स भी पढ़िए, बट इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिए। कल जो हमने आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन दिया था उसमें जो पहला स्टेटमेंट है वो गलत है। पेरिस के अंदर है यूनेस्को स्पेशलाइज्ड एजेंसी of UNESCO का headquarter. UNESCO implements its activities through these 5 programs. That is true, and it also designates biosphere reserve program
मैन बायोस्फीयर रिजर्व प्रोग्राम। तो ये भी सही है। सवाल पूछा है कि विच इज इनकरेक्ट, तो करेक्ट आंसर वुड बी ऑप्शन डी, 1 ओनली। डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ सब्सिडी में अरेंज करना, तो सबसे ज़्यादा सब्सिडी फूड पे, फिर फर्टिलाइजर पे और फिर पेट्रोलियम प्रोडक्ट पे, तो आंसर वुड बी 2, 1, 3। दैट्स ऑल फ्रॉम आवर साइड फॉर टुडे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।